एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि क्यूबा में वैंस से पूछताछ हो रही है। ऑफिसर वैंस से कई सवाल पूछती है और वैंस भी अपने पुराने अंदाज में कॉन्फिडेंस से उन्हें जवाब देता है। आखिर में ऑफिसर वैंस से कहती है कि आप अपने घर तभी जाओगे जब हम डिसाइड करेंगे। घर पर जेरिड, मिशेल, बैन ये तीनों जन मेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। जेरिड ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर मेजर जा कहाँ सकती है। बैन और मिशेल उसे यह कहते हैं कि आखिरी बार उसने सानवी से बात की थी क्योंकि उसके सारे रिसर्च उसने ले लिए थे। उसके बाद जेरिड वहाँ से चला जाता है। जेरिड जाने के बाद बैन फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन मिशेल उसे रोकती है और वो उसे कहती है कि हम लोग उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन बैन मिशेल की बात नहीं मानता और वो उसे कहता है कि मेरी पूरी फैमिली छुप कर बैठी है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता। जंगल में स्कैल को एक पीकॉक दिखाई देता है और वही सेम पीकॉक का पिक्चर उसके घर पर भी होता है। इतने में बैन को फिर से एक बार कॉलिंग आती है और कॉलिंग में वो देखता है कि आसपास की सारी चीज़ें गिरने लगी है और कहीं किसी कोने में एक लड़का बेहोश पड़ा है। इतने में बैन का ध्यान एक पेपर के टुकड़े पर जाता है और उस पर लिखा होता है कि पार्स गॉम नाम का फ्लाइट 828 का पैसेंजर है और उसने हाल ही में चेस प्ले के गेम में विनर बन चुका है। ऑफिस में मिशेल उस आदमी से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वो आदमी एक ही बात को रिपीट कर रहा होता है कि वो लड़की। मिशेल उसे कहती है कि मुझे पता है कि वो काफ़ी डरी हुई थी। वो आदमी कहता है कि नहीं, वो नहीं डरी थी, बल्कि वो बहादुर लड़की है। मिशेल को उसकी बात ज़रा भी पलने नहीं पड़ती और वो बाहर आ जाती है। तभी उसे फिर से वही पुरानी कॉलिंग सुनाई देती है उसके हार्टबीट की, और ये हार्टबीट की कॉलिंग ईवी को रिप्रेजेंट करती है। जंगल में स्कैल वीडियो कॉल के ऊपर ऑलिव से बात करता है और वो उसे सारी बात बताता है। ऑलिव भी एंजेलिना की कॉलिंग के बारे में उसे बताती है। स्कैल कहता है मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। वो आगे कहता है कि इस सब के बारे में सोचकर मेरा सिर दर्द कर रहा है और वो कॉल रख देता है। बैन उस आदमी को ढूंढते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है जहां पे चेस प्ले का गेम चलता है। बैन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी दिमाग से काफ़ी तेज़ होता है। वो बैन की बातों पर से उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि क्या चाहते हो तुम। बैन उसे सारे सिचुएशन के बारे में और कॉलिंग के बारे में बताता है। वो आदमी भी कहता है कि मुझे भी ठीक ऐसी ही कॉलिंग आई थी। बैन उसे कहता है कि हमें इस कॉलिंग को सॉल्व करना होगा, किसी बच्चे की जान खतरे में है। और वो आदमी तैयार हो जाता है और वो बैन के साथ निकल जाता है। मिशेल हार्टबीट को फॉलो करते हुए ईवी के घर पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि ईवी की मॉम शॉक में पड़ी है। आगे उसे ये भी पता चलता है कि ईवी के डैड अब मर चुके हैं। दूसरी तरफ जेरिड पहली बार सानवी के लैब आता है और वो मेजर के बारे में उससे पूछताछ करता है। सानवी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जेरिड जाते वक्त अपना कार्ड उसे देता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आ जाए या फिर कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इस वजह से सानवी काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत वैंस को मैसेज करती है। बैन और गॉम्स कॉलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। गॉम्स उसे कहता है कि तुमने कॉलिंग में जो भी कुछ देखा है वो सब मुझे बताओ, मैं उसमें क्लू ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बैन उसे शुरू से लेकर अब तक सारी बात बताता है। गॉम्स सारी चीज़ों को ध्यान से सुनता है और उसे एज्यूम कर एनालाइज करने की कोशिश करता है। इतने में बैन को एक दिमाग में सूझता है और वो कुत्ती को सॉल्व करने के लिए चेक्स बोर्ड का यूज़ करता है। इतने में मिशेल बैन को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि ईवी के डैड अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया था। तभी वहाँ पे जेरिड और जिक आ जाता है। मिशेल जिक को देखकर कहती है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मुझे इनका ख्याल रखना था जो कि मैंने नहीं रखा। जिक उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, ये बस एक हादसा है और कुछ भी नहीं। जेरिड ईवी के मॉम से बात करता है, लेकिन उससे बात करते हुए ऐसा लगता है कि मानो इस बात का उन्हें ज़रा भी दुख नहीं कि उनके पति मर चुके हैं। दरअसल ईवी जाने के बाद उनकी मॉम की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी और इसका पूरा असर उनके दिमाग पे हुआ था। वो चीज़ें भूलने लगी थी और इसी कारण उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनके पति मर चुके हैं। वो बस अपने में ही खोई रहती है। जंगल से स्कैल घर आ जाता है और वो अंकल से कहता है कि मैंने इस जंगल में पीकॉक देखा है। अंकल उसे कहते हैं कि इस जंगल में पीकॉक नहीं है, तुमने कुछ और देखा होगा। स्कैल कुछ नहीं कहता और वो अपने रूम में चला जाता है। तब ग्रेस अपने भाई से कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों कहा, इस जंगल में पीकॉक नहीं है। तब उसका भाई उसे कहता है कि मैंने उसे झूठ नहीं कहा कि इस जंगल में सच में पीकॉक नहीं है और वैसे भी वो 10 साल का है, मैं उससे झूठ क्यों कहूँ। ग्रेस कहती है कि मेरी फैमिली कभी भी झूठ नहीं बोलती और खास कर स्कैल। और ये बात सुनकर उसका भाई चिढ़ जाता है। वो कहता है कि आज भी तुम अपनी फैमिली के बारे में बात करती हो जैसे कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं।
ग्रेस कहती है मेरा मतलब ये नहीं था। वो कहता है कि तुम हमेशा से ऐसी थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गार्डन में बैन और गोम्स कॉलिंग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी समय गोम्स उसे फिर से कहता है कि तुम कॉलिंग को ज़रा ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखता है। तब बैन को पता चलता है कि कॉलिंग में उसने एक जार पे नंबर देखा था और वो नंबर होता है 601। बैन उसका मतलब पूछता है, लेकिन गोम्स कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक नंबर है। बैन उसे आगे पूछता है कि तुम्हें कॉलिंग में क्या दिखा था। गोम्स कहता है कि मुझे कॉलिंग में साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं कॉलिंग के दूसरी तरफ था, बस सिवाय एक के, रोशनी के। दरअसल कॉलिंग दोनों को दिखाई दे रही थी, बस फ़र्क इतना होता है कि बैन जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह से सारी चीज़ें उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी, सिवाय गोम्स के। गोम्स जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह के सारी चीज़ें उसे धुंधली दिखाई दे रही थी उस रोशनी की वजह से। तब बैन को पता चलता है कि हो ना हो उस जगह पे पानी हो सकता है, क्योंकि रोशनी रिफ्लेक्ट करने की वजह से गोम्स को सारी चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी। वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी से भरी हो। तब उन्हें एक जगह मिल जाती है और वो जगह और कुछ नहीं बल्कि म्यूजियम होता है। दूसरी तरफ वैंस से पूछताछ जारी होती है और इस बार वैंस भी भड़क जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 33 साल इस देश को दिए और वो भी पूरे ईमानदारी से, और आप लोग मुझे झूठा कह रहे हो। और मिरर के दूसरे साइड वैंस का पुराना पार्टनर ये बात सब सुनता है और इसी बात पे वैंस का पुराना पार्टनर ऑफिसर ग्रीन से कहता है कि मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ, ये कभी भी झूठ नहीं कहते और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। और फाइनली बैन और गोम्स म्यूज़ियम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि म्यूज़ियम तो बंद है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि म्यूज़ियम के बैक साइड से यानी कि एसी डक से अंदर जाते हैं। ईवी के घर मिशेल, जेरिड और जीक होते हैं। कुछ देर बाद जेरिड वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिशेल को फिर से हार्टबीट सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करती है, तब उसे एक सीडी मिल जाती है। उसे प्ले करने के बाद पता चलता है कि मिशेल और ईवी की बचपन की वीडियो फुटेज होती है। वहाँ पे और एक सीढ़ी होती है जो कि सिर्फ जिक को दिखती है और उस पर मिशेल के नाम से एक मैसेज लिखा होता है। ऑली और एंजेलिना एक लड़के के पास जाते हैं। वो लड़का पुरानी चीज़ों पे रिसर्च करने वाला होता है। ऑली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी चीज़ों पे रिसर्च की है और उसे सॉल्व भी किया है। वो लड़का मान जाता है। तभी एंजेलिना को उस एंटीक पैनल के ऊपर एक पीकॉक का पंख दिखाई देता है। ऑलिव तुरंत स्कैल को कॉल लगाती है। स्कैल भी उसे वही कहता है जो उसने अपने अंकल को कहा था। स्कैल आगे कहता है कि इस वजह से मॉम और अंकल के बीच में झगड़ा भी हुआ था। आगे बैन और गोम्स उस म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें 601 रूम दिखाई देता है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम लॉक होता है। गोम्स बैन का कार्ड यूज़ कर उस रूम को खोलता है, लेकिन अंदर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। बैन कहता है यहाँ पे वो लड़का नहीं है, वो लड़का कहाँ जा सकता है। गोम्स कहता है शायद हमें कॉलिंग गलत सलाह दे रही है। बैन कहता है कि हमें कॉलिंग कभी भी गलत सलाह नहीं देगी, हम अलग चीज़ों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें फिर से सही तरीके से ढूंढना होगा। और यहाँ पे बैन फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तब उसे एक एहसास होता है कि हमने जो नंबर देखा है हो सकता है वो रिफ्लेक्शन हो, यानी कि 601 नहीं बल्कि 109 हो सकता है और इस वजह से हम गलत जगह पे खड़े हैं। इतने में वहाँ पे भूकंप के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और 109 रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं। फाइनली उन्हें वो रूम मिल जाता है, लेकिन अंदर अजीब तरह की बदबू उन्हें आने लगती है। बैन कहता है कि ये गैस लीक की बदबू है। वहाँ पे उन्हें सच में वो लड़का दिखाई देता है जो कि बेहोश होता है। बैन उसे उठाता है। तब गोम्स उसे कहता है कि तुम इसे लेकर दूसरी तरफ से निकल जाओ, मैं गैस को बंद कर आता हूँ। बैन उसे मना करता है कि वो कहता है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन गोम्स उसे कहता है कि कॉलिंग हमें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालेगी। और ऐसा ही करते हैं वो लोग दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ईवी के घर जिक को जो सीढ़ी मिली थी उसमें मिशेल के लिए एक मैसेज होता है जो कि ईवी की डैड ने उसके लिए छोड़ा होता है। और मैसेज ये होता है कि मेरे जाने के बाद ईवी की मॉम का ख्याल तुम रखोगी। और मिशेल ऐसा ही करती है, वो उसे अपने घर में शिफ्ट करने का सोचती है। इतने में ईवी की मॉम को फिर से वही पुराने दौरे पड़ने लगते हैं और दौरे में वो फिर से एक बार ईवी और उसके डैड को आवाज़ लगाती है। मिशेल उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईवी की मॉम उस पर गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि तुम चुप बैठो। इतने में जिक को पहली बार एक अजीब तरह की कॉलिंग आती है और कॉलिंग में वो पहली बार ईवी की मॉम की हालत को खुद फील कर सकता है। वो उसे अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करता है और ईवी की मॉम एकदम से शांत हो जाती है और वो मान जाती है। यहाँ पे मिशेल उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। जिक कहता है कि पता नहीं, बस मैंने उसकी फीलिंग को अपनी फीलिंग समझकर उनसे बात की और कुछ नहीं।
दूसरी तरफ ये तीनों जन रिसर्च में पता लगाते हैं कि आज से कई साल पहले मिस्र की देवी ने न्याय और जीवन की नींव रखी थी। वो जब भी अपने पंख फैलाती थी लोग उसे देखकर दंग रह जाते थे। ऑलिव कहती है कि इसका मतलब यह है कि वो देवी आत्मा का सोर्स है। वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा ठीक से तो नहीं कह सकता क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, मैं इसे अपने डेटाबेस में चेक करता हूँ। इतना कहकर वो कंप्यूटर के पास चला जाता है। ऑलिव और एंजेलिना आपस में डिस्कस करते हैं। एंजेलिना कहती है क्या इसका संबंध डेड डे से है। ऑलिव कहती है कि कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है या फिर नहीं, लेकिन ये अच्छे संकेत है। इसका मतलब साफ है कि हम सही रास्ते पे हैं। इतने में मिशेल ऑलिव को कॉल करती है और एंजेलिना को पुलिस स्टेशन में बुला लेती है। मिशेल उसे कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो, वो भी नॉर्मल तरीके से। एंजेलिना उसे वो फ़ोटो दिखाती है और वो उसे कहती है कि इस फोटो के हिसाब से हम दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। वो आगे कहती है कि मिशेल तुमसे बात करना चाहती है, तुम उससे बात करो ताकि तुम्हें और मुझे इस सब प्रॉब्लम में से वो छुड़ा सके। दूसरी तरफ बैन उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अपनी जान पर खेलकर वो उसे बाहर निकालता है। पीछे से गोम्स भी वहाँ पे आ जाता है। बैन उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन गोम्स उसे रोकता है और वो कहता है कि कॉलिंग हमारी पूरी हो गई है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। बैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोम्स नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में जेरेड से मिलने मेजर की डॉटर आती है। जेरेड उसे कहता है कि अभी तक हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जेरेड आगे कहता है बस मुझे इतना पता चला है कि वो फ्लाइट 828 के केस के ऊपर काम कर रही थी, उसके बाद उनका कोई भी पता हमें नहीं मिला। मेजर की डॉटर उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को ढूंढ कर निकालो और जेरेड भी उसे हाँ में जवाब देता है। और फाइनली वैन से मिलने उनका पुराना पार्टनर उनके सामने आ जाता है और वो उनसे कहता है कि आपके लिए एक खुश खबर है, आप फिर से एनएसए की टीम ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे वैंस उनको मना करता है और वो उनसे कहता है कि आप लोगों ने मुझ पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन ऑफिसर ग्रीन उसे कहती है अगर आपने फिर से एनएसए की टीम ज्वाइन की तो आपका वही पुराना केस यानी फ्लाइट 828 का केस आपको फिर से दिया जाएगा। उसके ऊपर उसका पार्टनर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आपके लिए ये केस कितनी इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है कि आपने इन केस के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। रात के समय बैन उस लड़के को उसके घर पर छोड़ देता है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर पता चलता है कि वो लड़का और किसी का नहीं तो उन दो क्रिमिनल में से एक का भाई होता है जिसने स्कैल और मिशेल को मारने की कोशिश की थी। वहाँ से सीधे बैन अपनी बेटी ऑलिव से मिलने जाता है। ऑलिव बैन को उस एंटीक पीस के बारे में समझाने की कोशिश करती है। आखिर में ऑलिव बैन को यह कहती है कि इस एंटीक पीस का एक पार्ट अभी भी मिसिंग है, अगर वो हमें मिल जाए तो ये सारा मैटर हमें समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ गोम्स एक शॉप के अंदर एंटीक चीज़ों को इलीगल तरीके से बेचने की कोशिश करता है। दरअसल गोम्स ने बैन को ये कहा था कि मैं गैस का सप्लाई ऑफ करने दूसरी तरफ जा रहा हूँ। असल में वो वहाँ पे एंटीक चीज़ों को चोरी करने जाता है और जब शॉपकीपर उससे आईडी कार्ड मांगता है तो वो बैन का आईडी कार्ड उसे देता है ताकि अगर पकड़ा जाए तो बैन का नाम आगे आ जाएगा। इसका मतलब गोम्स बैन को डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है। शॉपकीपर उसे उस जार में से एक पेपर का टुकड़ा उसे बाहर निकाल कर दे देता है। गोम्स उसे बिना देखे वो बैग के अंदर भर देता है। बाहर आकर उस बैग को वो डस्टबिन में डालकर वहाँ से वो चला जाता है। ये वही टुकड़ा होता है जहाँ पे पिछली बार ऑलिव ने ये कहा था कि अगर इस पार्ट का टुकड़ा मिल जाए तो ये सारा मैटर समझ में आ जाएगा। रात के समय स्कैल अपनी छोटी सिस्टर के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे पीकॉक का पंख हवा से गिर जाता है। स्कैल उसे उठाकर उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करता है और वो एक बात को दोहराता है कि हम खजाने की खोज में जा रहे हैं और ये ऐसा खजाना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक्स सर्कल उस जगह पे है जिस जगह पे बिंदु का सर्कल बना हुआ है और पीठ के ऊपर मकड़ी रेंग रही है और मकड़ी में से खून बाहर निकल रहा है और ये न्यूज़ सारे लोग सुन रहे होते हैं मानो कि स्कैल ने सभी के लिए एक कॉलिंग बनाई होती है जो कि सबको सुनाई देती है। और आखिर में वैंस का पार्टनर वैंस को एनएसए के न्यू ऑफिस में लेकर जाता है जो कि एनएसए का ऑफिस कम लैब ज़्यादा होता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 3 का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सीज़न 1 या सीज़न 2 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।